हेलो बच्चों, आज दूसरे दिन ध्यानम क्लास 10th प्रवेश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत चैप्टर, संस्कृत अध्याय दूसरी जो पाटलिपुत्र वैभवम है, मैं उसे लेकर के आया हूं आपके सामने। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। कल मैंने आपसे मंगलम पाठ पे चर्चा किया, मंगलम पाठ मैंने पढ़ाया आपको, और आज इसी साल 2024-25 के लिए क्रैश कोर्स बैच ध्यानम क्लास की तरफ से द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम लेकर के आया हूं। जो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी नगर है और आज से ही नहीं, सभी कालों से अपने महत्व को धारण किए हुए। कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कहते हैं दोस्तों कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में अपने महत्व को धारण किए हुए। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन है बच्चों? तो बिहार राज्य की राजधानी नगर का नाम पाटलिपुत्र है। किस कालों से महत्व को धारण किए हुए हैं? तो सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं, सभी कालों से अपने महत्व को धारण किए हुए हैं पाटलिपुत्र। अस्य इतिहासे सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता। इसकी इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष पाटलिपुत्र का इतिहास पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष का है? तो 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष पुराना है। जिस 2500 को बोलते हैं सहस्र द्विवर्ष परिमिता। अतः धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र चो विशेष ध्यान आकर्षकम। कहते पाटलिपुत्र 3 क्षेत्र में अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। बच्चों, पाटलिपुत्र कितने क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं? तो पाटलिपुत्र 3 क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला राजनीतिक क्षेत्र, पहला धार्मिक क्षेत्र में, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं, विशेष ध्यान को आकर्षित करते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना। सभी कालों में महत्व को कौन धारण किए हुए? तो पाटलिपुत्र धारण किए हुए। पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं? तो 3 क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। अब कहते बच्चों, कौन कौन विदेशी यात्री था जो पाटलिपुत्र आया? तो इसके लिए कहा वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज। विदेशी यात्री कौन आए थे? मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसोंग, इत्सिंग प्रभृति यानी आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। विदेशी यात्री, 4 विदेशी यात्री उस समय पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी अपनी यादगार ग्रंथों में किया। तो बच्चों, विदेशी यात्री में कौन कौन था? मेगास्थनीज,
फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण यानी यादगार ग्रंथों में, स्मरण ग्रंथेषु चक्रु यानी अपने अपने यादगार ग्रंथों में किया। पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगार ग्रंथों में कौन कौन किया? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि। आगे कहता पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहता है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य यानी साधारण चर्चा है। किसका चर्चा है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र का चर्चा है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसका चर्चा बच्चों? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र का चर्चा है। किसका चर्चा? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। किस कालों में महत्व को धारण किए हुए? सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना है? कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। कौन कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। और जब आए तो अपने अपने यादगार ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन इन्होंने किया। हमारी बिहार की विशेषता ही उस समय ऐसी ही था, ऐसी विशेषता जो संपूर्ण एशिया महादेश का चैतन्य केंद्र रहा था और उस काल में ये सब पधारे थे। आगे कहते कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसका चर्चा है? सामान्य चर्चा है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य चर्चा। किसका चर्चा है? पाटलिपुत्र का सामान्य चर्चा है। कहा आगे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुविचित्रम महानगरम बभूव। कहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, गंगा के दोनों किनारे बसा हुआ महानगर है, लेकिन एक तरफ ज्यादा है। कहता कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? तो गंगा। किस नदी के किनारे? गंगा, जो सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी। इस धरती पर गंगा से पवित्र नदी कोई नहीं है और ये भी भारत में बहती, और ये भी भारत की विशेषता है। कहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? तो बच्चों याद रखना, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है। कौन नगर? तो महानगर। कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र महानगर है, बभूव महानगर है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताख्य काव्य कथयति। तब इसके विषय में दामोदर गुप्त, बच्चों एक कवि का नाम है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त नाम का कवि एक काव्य लिखा, उस काव्य का नाम है कूटनीम। क्या नाम है बच्चों? कूटनीम। और उसमें लगाए ताख्य यानी कूटनीम। कूटनीम ताख्य काव्य में दामोदर गुप्त नाम का कवि कहते हैं। क्या कहा इसमें? एक श्लोक कहा इन्होंने, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये कहा। अब यह श्लोक देखते हैं। कहा अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम
नामनः पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। बच्चों, ये जो कहा है, ये जो काव्य, ये जो कवि कहा है, उस कवि का नाम है दामोदर गुप्त। कौन कहा? दामोदर गुप्त। किस काव्य में कहा? तो काव्य का नाम है कूटनीम। क्या नाम है काव्य का? कूटनीम नाम है। और कूटनीम काव्य में दामोदर गुप्त नाम का कवि ने कहा है कि पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का घर पाटलिपुत्र है। फिर अब प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का घर किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। और वो कौन सा महानगर, उसका नाम क्या है? तो बच्चों याद रखना कि पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का घर और वो महानगर जिसका नाम पाटलिपुत्र है। परिभूत पुरंदर स्थानम। एक यहां बच्चों कहा परिभूत पुरंदर। इंद्र का एक नाम है पुरंदर। इंद्र का एक नाम क्या है? इंद्र का एक नाम है पुरंदर। इंद्र को कहते हैं पुरंदर। इसीलिए इंद्र के राज्य भी किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। अर्थात इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है और वह महानगर पाटलिपुत्र है जो प्राचीन काल में इंद्र का राज्य था। किसका राज्य था? इंद्र का भी राज्य था। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंद्रप्रस्थ किसे कहा गया? तो पाटलिपुत्र को। इंद्रप्रस्थ किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। पुरंदर स्थान किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का घर किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। गंगा के किनारे बसा हुआ महानगरों में एक पाटलिपुत्र है जो सभी कालों से अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। आगे कहता, इतिहासे सूर्यते यत् गंगायास्त्वे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। अब कहते हैं कि इतिहास में सुने हैं कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। कहते हैं कि इतिहास में सुने हैं कि भगवान गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नहीं था, पाटलिपुत्र का नाम पाटली ग्राम था पहले। किसके समय में? भगवान बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटली ग्राम नाम था। इतिहास में ऐसा सुने हैं। क्वेश्चन, प्रश्न आएंगे, बिहार बोर्ड जो आपको प्रश्न पूछ सकते हैं उसमें कहेंगे कि इतिहास में सुने हैं कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटली ग्राम नाम था। बच्चों याद रखना, क्या नाम? पाटली ग्राम था। किसके समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटली ग्राम था? तो याद रखना, बुद्ध के समय में। कौन बुद्ध? तो भगवान बुद्ध। आगे कहा, यत्र चो भगवान बुद्ध बहुत कृतो समागत। यहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहां आए? पाटलिपुत्र। कौन से गांव भगवान बुद्ध बहुत बार आए? पाटलिपुत्र बहुत बार आए। कहा कि भगवान बुद्ध बहुत बार पाटलिपुत्र आए। तेन कथितम आसीत। आज बच्चों, जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए, तेन उनके द्वारा कहा गया था, यद कहा गया कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। क्या कहा बच्चों? भगवान बुद्ध ने कहा पाटलिपुत्र के विषय में कि यह गांव महानगर होगा। क्या कहा बच्चों? यह गांव महानगर होगा, किंतु 3 चीज से भयभीत रहेगा। किंतु कितने से भयभीत रहेगा? तो 3 चीज से भयभीत रहेगा। एक कहा कलहस्य, अग्निदाहस्य, जलपुरस्य च। कहा कलहस्य यानी झगड़ा से। किससे कहा? झगड़ा से।
कलहस का अर्थ होता है बच्चों झगड़ा से, और एक होता है अग्निदाहस्य यानी आग से, यानी आग लगना। और तीसरा कहता है जलपुरस्य यानी कि बाढ़ से। जलपुरस्य, जलपुरस का अर्थ बाढ़ होते। आगे कहा बच्चों कि जब भगवान बुद्ध के समय में, सुनना ध्यान देना, इतिहास में सुने हैं कि गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटली ग्राम था। उसके बाद भगवान बुद्ध ने बहुत बार गांव आया, और जब भगवान बुद्ध बहुत बार गांव आए तो एक बार उन गांव के बारे में कहा कि यह गांव महानगर होगा, किंतु 3 चीज से भयभीत रहेगा, कलहस्य, अग्निदाहस्य, जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अर्थ है कि आग से, झगड़ा से, आग से और बाढ़ से भयभीत हमेशा पाटलिपुत्र होगा। या तो कभी आग लगे, कभी झगड़ा हो, दंगा हो, या जलपुरस बाढ़ आए, जैसे अब की बार गंगा ने तबाही मचाई। कहा कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथित। कालांतरेण कुछ समय के बाद से, कालांतरेण कुछ समय के बाद से पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाने लगा। कुछ समय के बाद पाटलिग्राम ही क्या कहलाने लगा बच्चों? पाटलिपुत्र क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। कुछ समय के बाद पाटलिग्राम क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेषु निरूपयति। कहता है कि जब कुछ समय के बाद पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहलाने लगे, तब मेगास्थनीज आए। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए। किस समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए तो उन्होंने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर यानी पाटलिपुत्र का शोभा, रक्षा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सिद्धति था। कौन लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में पाटलिपुत्र आए? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए। और जब आए तो पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सिद्धति पाई। अत्युत्कृष्ट सिद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अत्युत्कृष्ट था। अत्युत्कृष्ट था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपनी यादगार ग्रंथों में ऐसा लिखा। कौन लिखा था? यूनान के राजदूत। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था बच्चों? तो यूनान का राजदूत था। और यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी यादगार ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था है वो अत्युत्कृष्ट सिद्धति है। कहा अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सूतराम संवेदम। कहता है इस नगर की वैभव यानी वर्णन प्रियदर्शी अशोक के समय में, प्रियदर्शी अशोक के समय में सूतराम संविधम। याद रखना बच्चों, 4 के बारे में याद रखना। पहला याद रखना मेगास्थनीज के समय में अत्युत्कृष्ट सिद्धति, प्रियदर्शी अशोक के समय में सूतराम संविधम यानी समुचित विकास हुआ था, साफ सुथरा विकास हुआ था, लगातार विकास हुई थी। यानी किसके समय में? प्रियदर्शी अशोक के समय में।
समुचित विकास हुआ था। किसका? तो पाटलिपुत्र का। ऐसा लिखा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर शोका मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है कि बहुत काल, यानी कि बहुत काल की बात है कि बहुत काल यानी कि प्राचीन कालों में, बहुत से अधिक कालों में पाटलिपुत्र के प्राचीन नियम था, प्राचीनता था कि वह सरस्वती परंपरा प्रचलित था। कौन सी परंपरा? सरस्वती परंपरा। और उसी सरस्वती परंपरा के अंतर्गत एक कवि थे जिस कवि का नाम था राजशेखर। क्या नाम था कवि का? राजशेखर। राजशेखर ने एगो काव्य लिखा। काव्य का नाम है शोक काव्य मीमांसा। क्या नाम है? शोक काव्य मीमांसा। बच्चों याद रखना, काव्य का नाम शोक काव्य मीमांसा। प्रश्न आएंगे, शोक काव्य मीमांसा काव्य के लेखक कौन है? शोक काव्य मीमांसा काव्य के लेखक कौन है? शोक काव्य मीमांसा काव्य के लेखक राजशेखर हैं। अब ये भी प्रश्न आएंगे, प्राचीन पाटलिपुत्र में बहुत समय तक कौन परंपरा रहा? तो सरस्वती परंपरा रहा। कहता प्राचीन पाटलिपुत्र में बहुत समय तक कौन सी परंपरा रहा था? तो सरस्वती परंपरा रहा। और सरस्वती परंपरा के अंतर्गत एक कवि था, नाम था राजशेखर। राजशेखर ने एगो काव्य लिखा और उस काव्य का नाम है शोक काव्य मीमांसा। क्या नाम है बच्चों? शोक काव्य मीमांसा। ये शोक काव्य मीमांसा नाम है, नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। और इस ग्रंथ में ये सादर पूर्वक स्मरति यानी यादगार हैं। आगे कहा, अब उसमें उन्होंने एक यादगार श्लोक दिया पाटलिपुत्र के संदर्भ में, जो सरस्वती परंपरा के अंतर्गत जो कवि थे, नाम था राजशेखर। उन्होंने शोक काव्य मीमांसा में लिखा। शोक काव्य मीमांसा में उन्होंने लिखा, अत्रोप वर्षाविहि पानिनि पिंगल लाविहि व्याधि वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति उपजगमु। कहा है अत्रोप वर्षाविहि पानिनि पिंगल लाभिहि व्याधि वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति उपजगमु। इसका अर्थ है कि यहां यानी पाटलिपुत्र में वर्ष, उपवर्ष, पानिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि ये सभी परीक्षित होकर यानी परीक्षा देकर इस संसार में ख्याति उपजगमु, इस जग में अपना नाम किया। कहां से? तो पाटलिपुत्र से। कौन कौन? तो यहां अत्रोप वर्ष, उपवर्ष, पानिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि ये सभी परीक्षिता यानी परीक्षित होकर, परीक्षा देकर, पास करके ख्याति उपजगमु यानी इस जग में, इस संसार में अपना नाम कमाया, अपना नाम ख्याति यानी रोशन किया। ये पाटलिपुत्र में। ये पतंजलि आज जिसका सबसे बड़ा व्यापार संबंधी दूध पतंजलि, दही पतंजलि, आटा चावल बहुत सारे पतंजलि प्रोडक्ट। और जब ये सब खाएंगे ना पतंजलि का, तब जो बच्चा पैदा होगा ना तो वो असली पतंजलि प्रोडक्ट होगा।
इससे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव देश में अब सिर्फ पतंजलि बच्चा सिर्फ बचा हुआ है जो ये प्रोडक्ट खाने से होगा। आगे कहा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहता कि कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरण, किसका नामांतरण बच्चों? पाटलिपुत्र का। कहा है कि कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र का नाम बदला था। पहले जो नाम था प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में जो पाटलिपुत्र का नाम था वो पुष्पपुरम कुसुमपुरम था। प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम ही कुसुमपुरम और पुष्पपुरम था। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। इसका अर्थ दिया बच्चों कि इस नाम जो था पुष्पपुरम कुसुमपुरम, इस नाम से ज्ञात होता है कि यत्मन कि नगर के समीप में यानी पास में, नगर के समीप में यानी कि पास में फूलों का अधिक उत्पादन हो रहा था। किसका अधिक उत्पादन हो रहा था? फूलों का। इसलिए नाम रख दिया गया पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। ये चीज होता है कि सबसे जब नाम रखता है ना तो कोई ना कोई गांव का कुछ ना कुछ नाम ऐसा रहता जिसके कारण वहां का नाम ही पड़ जाता है। जैसे ये पाटलिपुत्र का नाम पड़ा था, नाम जो पड़ा कुसुमपुरम और पुष्पपुरम। अंत में स्पष्ट हुआ कि इससे यही ज्ञात होता है कि नगर के समीप में फूलों का अधिक उत्पादन हो रहा था, इसलिए इसका नाम प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में इसका नाम था कुसुमपुरम और पुष्पपुरम। आज भी गेंदा फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन पाटलिपुत्र में होते हैं। आज बिहार राज्य के किसी भी जिले के आदि लोगों को फूल की अति आवश्यकता होती है, चाहे वो जिस भी कार्य के लिए लाए, तो वो जब अधिक से अधिक लाना होता है तो वो पाटलिपुत्र से ही मंगा लेते हैं। आगे कहता हूं पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणाम पुतली काल रचनाम आश्रित्य प्रचलित। कहता है प्रचलित पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पाणाम के पुतली काल रचना के आधार पर प्रचलित है। ये जो पाटलिपुत्र शब्द है, ये पाटलिपुत्र शब्द किससे प्रचलित हुआ है? तो पुतली काल रचना के आधार पर प्रचलित हुआ, जिस शब्द का नाम पाटलिपुत्र है। शरत काल में, शरत काल का अर्थ होता है शरद काल में, नगरे अस्मिन इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंशासन काले अति प्रचलित। कहा बच्चों कि शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जो महान समारोह है, यह गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित हुआ। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में प्रचलित हुआ? तो याद रखना गुप्त वंश के शासन काल में। इससे ऊपर पढ़ा है कि एगो चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त वंश के ही राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगा स्तनिज पाटलिपुत्र आए
अपने अपने यादगार ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन लिख कर ले गए। उसके बाद शरद काल में, गुप्त वंश के ही शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित हुआ। कौन महोत्सव प्रचलित हुआ बच्चों? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव याद रखना, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित हुआ। तत्र सर्वे जना आनंद मंगना अभुवन, वहां सभी लोग खुशी अनुभव किए और सभी लोगों को खुशी अनुभव हुआ। जब पाटलिपुत्र में शरत काल में, कौन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित हुआ? तो बच्चों शरत काल में। और शरत काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित हुआ। और शरत काल में जब कौमुदी महोत्सव प्रचलित हुआ तो वहां के जो लोग थे सभी लोग आनंद मग्न, यानी प्रसन्नता हुई, सभी लोग खुश हो गए। जैसे कहता संप्रति, इस समय यानी आज जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही खुशी लोगों में दिखाई देते हैं जैसे कि पहले शरद काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव दिखाई देते थे। कौन महोत्सव दिखाई देते थे? कौमुदी महोत्सव जैसे दिखाई देते थे वैसे आज दुर्गा पूजा के अवसर पर खुशियां दिखाई देते हैं। यही 2-3 दिन पहले दुर्गा पूजा समाप्त हुई। बड़ी धूमधाम से लोगों ने दुर्गा पूजा मनाए थे। हम लोग उसके लिए भी वीडियो एक बनाए थे जिसमें ध्यानम के कलेश कोर्स के बैच को लेकर के हमारे सहयोगी, हमारे शिक्षक बंधुओं में से रूपम सर ने इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे कि 15 तारीख से आप लोगों को बैच दे रहे हैं। तो तब से ही आरंभ हुए थे। इतनी प्रसन्नता, शुभ अवसर मानते हैं इसे। अब अपना लोगों में तो मानते ही हैं। आगे कहता काल चकवासाद, कहता काल चक्र, कहता है काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितं जीवनताम अनुभूत, कहता है परिवर्तित समय, काल चक्रवासाद परिवर्तित समय से आज भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष के अवशेष को धारण किए हुए हैं। कितने वर्षों के अवशेष को धारण किए हुए हैं? हजारों वर्ष के अवशेष को धारण किए हुए हैं। यानी काल चक्रवासाद परिवर्तित समय के अनुसार यद्यपि आज भी मध्यकाल से लेके आज तक में यानी पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के अवशेष को धारण किए हुए। कितने वर्ष के अवशेष को? 1000 वर्ष के अवशेष को धारण किए हुए हैं। कौन? तो बच्चों पाटलिपुत्र। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस के रूप में प्राप्त है। यानी मुद्रा राक्षस रूप का जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, उसमें प्राप्त है उसका संकेत कि 1000 वर्ष के अवशेष को पाटलिपुत्र मध्यकाल में धारण किए हुए हैं। आगे कहता मुगल वंश काले अस नगर से समुद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर का समुद्धारो जाता, समुचित विकास हुआ। किसके समय में? मुगल वंश के समय में। याद रखना बच्चों, मैंने कहा था प्रियदर्शी अशोक के समय में सूतराम संविधम, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अत्युत्कृष्ट सिद्ध थी, और अंग्रेज मुगल वंश के समय में समुद्धारो जाता, और अंग्रेज आंग्ल शासन काले
और अंग्रेज के समय में पाटलिपुत्र का सूत्रम विकास हो जाता, यानी सूत्रम विकास हुआ, लगातार विकास हुआ, समुचित विकास हुआ। किसके समय में? तो अंग्रेज के समय में, आंग्ल शासन काले। कौन शासन काले? तो आंग्ल शासन काले। नगरम इदम मध्य काले एव पटनेति नामना अंग्रेज प्रसिद्धम आगत अयम च शब्द पटनम इति शब्दात निवगत। कहता है कि नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटना न पटनेति नामना, यानी कि पटनेति पटन नाम से प्रचलित हो गया मध्यकाल में। अब जो ये पटन शब्द है, ये पटन शब्द किससे लिया गया? तो पतन से। पटन शब्द किससे लिया गया? पतन से। व्याकरण में एक रूल होता है, अष्टो अष्टुना अष्टु, एक होता है अष्टो अष्टुना अष्टु, संधि रूल है। जो व्यंजन संधि का रूल है उसमें कहा, उसके अनुसार एक और भी है, तवर्ग का तवर्ग होना, उसी को कहते हैं। अंग्रेज के समय में पाटलिपुत्र का सूत्राम विकास हुआ और नगर में, यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, पतन शब्द से पटन शब्द लिया गया। पहले शब्द था पटन, पतन, अब पतन से बना पटन, अब पटन से पटना। और प्राचीन नामों में बताए पुष्पपुरम, कुसुमपुरम। भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिपुत्र के बाद जब उससे पता चला कि मध्यकाल में पटन, पतन, अब पतन से शब्द आया जिसका नाम पत्तन, पट्टन आ गया, प्रसिद्ध हो गए। नगरस्य पालिका देवी पटनेति देवती अद्यापि पूज्यते। नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से आज भी पूजे जाते हैं। नगर के पालिका देवी किस देवी के नाम से पूजे जाते? नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। नगर के पालिका देवी किस देवी के नाम से पूजी जाती? तो बच्चों याद रखना कि नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी के नाम से आज भी पूजे जाते। आज भी पटन देवी का मंदिर है, आज भी पूजा की जाती है पटन देवी का। संप्रति पाटलिपुत्रम अस्ति अति विशालम वर्तते बिहार राजस्य राजधानी च अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, बहुत विशाल है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। बच्चों याद रखना कि दिन प्रतिदिन किसका विस्तार होता है? तो पाटलिपुत्र का। इसलिए लिखा अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती? तो याद रखना बच्चों, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में? तो उत्तर दिशा, जिसका संस्कृत उत्तर अस्यो उत्तरश्याम, यानी इसके उत्तर दिशा में, उत्तरश्याम दिशि यानी उत्तर की दिशा में कौन सी नदी बहती? तो गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी, उसके ऊपर एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु,
किंच रेलयान सेतुरपि निर्मायमानो वर्तते, उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, जिसके ऊपर रेलगाड़ी भी चलती है। रेलयान, रेल की पटरी भी बिछी है, यानी रेलगाड़ी भी चलती है। एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु। याद रखना बच्चों, पुल हिंदी में पुल और संस्कृत में सेतु बोलते हैं। गांधी सेतु एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल। भले आज कोई और भी पुल हो, लेकिन जिस समय यह पुस्तक छपी और उस समय सिर्फ यही पुल था। कहा, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, पाटलिपुत्र नगर में, यानी इस नगर में, पाटलिपुत्र नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषा, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। कहता इस नगर में संग्रहालय, इस नगर में संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिर जैसे आदि दर्शनीय संति, दर्शन के योग्य स्थान है पाटलिपुत्र में। किसमें? तो बच्चों पाटलिपुत्र में। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य यस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहता है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और जो जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? याद रखना, गुरुद्वारा के नाम से जाने जाते। सिख संप्रदाय आप पढ़िएगा क्लास 10th हिंदी के काव्यखंड का पहला लेसन, काव्यखंड का पहला है, जिसमें लिखा गुरु नानक के द्वारा, जो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, यानी सिख संप्रदाय का प्रवर्तक थे, सिख संप्रदाय का प्रवर्तक गुरु नानक थे। उसमें गुरु नानक ने, यह गुरु नानक का कहना, ये गुरु नानक का जन्म स्थान कहां है? गुरु नानक का जन्म स्थान, गुरु नानक का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। गुरु नानक का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। सिख संप्रदाय के दशम गुरु हैं, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ आयन्ति, वहां देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देश के तीर्थयात्री किसके लिए आते? दर्शन के लिए। कहां आते हैं? तो गुरुद्वारा। सिख संप्रदाय के दशम गुरु का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। कहां है बच्चों? तो गुरुद्वारा, यानी कि पाटलिपुत्र है। किस नाम से प्रचलित है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। वहां देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्य अवधि आज भी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज भी विभिन्न क्षेत्र में अपनी वैभव यानी वर्णन को धारण किए हुए हैं और जो संग्रहालय में दर्शनीयमिति दर्शन के लायक हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन के मानचित्र पे, यानी जो
मानचित्र पे नक्शा बनाए जाते पर्यटन के लिए, पर्यटक के लिए, जो पर्यटक एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो पर्यटन के लिए वो सभी जब आते हैं तो उन सभी नगरों में जो महत्वपूर्ण है वो पाटलिपुत्र है, और उस पर्यटन के मानचित्र पर पाटलिपुत्र का भी स्थान महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज क्लास 10th का द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का पाठ को मैंने पढ़ाया। कल इसी का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।